किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले हम उस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को समझेंगे कि इस एग्ज़ाम में हमें किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, इसका सिलेबस क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होते हैं। तो इसके लिए पहले हम बात करते हैं कि आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें जो सिलेबस डिज़ाइन है उसको अच्छे से पढ़िए। उस सिलेबस में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जो हाई वेटेज है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो ये नहीं करते और SSC JEE और RRB JEE और स्टेट AE JEE का एग्ज़ाम नियरली 90% लोग हैं जो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, नोटिफिकेशन वो सिलेबस को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस पार्टिकुलर डोमेन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आप एक नोटबुक रखिए, कोई 10 या 20 रुपए का एक रजिस्टर खरीद लीजिए और उस पर सिलेबस अपने हाथों डिटेल्ड में लिखिए। डिटेल्ड में लिखने से क्या पता चलेगा, आपको रिकॉल होगा आपके सिलेबस में कितने सब्जेक्ट हैं और उसमें से आप उन्हें उनके वेटेज के हिसाब से लिखिए। जैसे कि जो हाई वेटेज का सब्जेक्ट है उसको ऊपर लिखिए, जो लो वेटेज का सब्जेक्ट है उसको नीचे लिखिए, जो एवरेज वेटेज का सब्जेक्ट है उसको बीच में लिखिए और ऐसे आप उसको कैटेगराइज करिए। तो पहले आपको क्या करना है, आप जो हाईली वेटेज सब्जेक्ट है उस पर अपनी पकड़ बनाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए, पढ़ने का कई तरीका होता है, ठीक है। जैसे ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग के लिए अगर वो 4 घंटे पढ़े या 5 घंटे पढ़े तो उनके लिए ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर वो 6 घंटा 7 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ठीक नहीं है। देखिए, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग कैचिंग पावर होता है। कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें स्मार्ट अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें टाइम कहीं ना कहीं ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हम बात करें कंसिस्टेंसी के बारे में। देखिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप या तो 5 घंटा पढ़ रहे हैं, या तो आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, या आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं, आज आपने 10 घंटा पढ़ लिया, फिर अगले दिन आप 10 घंटा पढ़ लिए, फिर 2 दिन तक आपने पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ क्या होता है, कंटिन्यूटी जो होती है आपकी ब्रेक हो जाती है। जब एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो फिर वापस कंटिन्यूटी में आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप वीक में एक दिन छुट्टी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप डेली सैटरडे से संडे आता है तो आप संडे को मत पढ़िए, मंडे टू सैटरडे पढ़िए, आप संडे को मत पढ़िए। आप पूरा एंजॉय करिए, आप मूवी देखिए, क्रिकेट खेलिए, गेमिंग करिए, सारी चीज़ें करिए। देखिए, अगर वीक में एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, यानी मंथ में 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, मंथ में अगर 4 दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं और बाकी रिमेनिंग डेज आप पढ़ रहे हैं, तो इट्स इनफ टू क्रैक एनी एग्जाम लाइक AE JEE स्टेट लेवल या RRB JEE या SSC JEE, ठीक। आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा, ठीक। और मान लीजिए अगर मंथ में आप 4 दिन मान लीजिए आप मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप 5 दिन 6 दिन भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग डेज है उसको आप कंसिस्टेंट वे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। मान लीजिए नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम का और आपका एग्ज़ाम के लिए टाइमिंग कितना है, 6 से 8 महीने टाइमिंग बचा है। अब उसके बाद बीच में फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होगा, तो आप जल्दीबाजी मत करिए, आप धीरे धीरे कंसेप्ट को पढ़िए, ठीक। धीरे धीरे पढ़िए। हो सकता है आप 6 महीने में कवर कर लें, कुछ लोग को 8 महीने भी लग सकते हैं पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए, पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। ये अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। अब देखिए, जो SSC JEE और RRB JEE जैसे एग्ज़ाम है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं MCQ होते हैं और मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि हम बस थ्योरेटिकल अप्रोच कर लें, ऊपर से पढ़ लें तो काम चल जाएगा। नहीं, आपको डेरिवेशन सीखना होगा, आपको ये देखना होगा कि ये पार्टिकुलर फार्मूला कैसे निकल के आ रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ रही है, ठीक। इससे आपको एक माइंडसेट आपका बनेगा। अगर आप एग्जाम में रहेंगे, वो रिलेशन आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपके दिमाग में वो पता है कि ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया गया था, तो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप फाइंड आउट करके और अपने आंसर की तरफ आप पहुँच जाएंगे। तो आप इसको बहुत शॉर्ट में मत लीजिए, इसको डिटेल्ड में पढ़िए। आपके पास टाइम है, डिटेल्ड में पढ़िए, ठीक। मॉक टेस्ट अगर देखिए, अगर आपका अगर 50% सिलेबस कवर है या 60 या
70% सिलेबस कवर है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए कभी आप मॉक टेस्ट देंगे तो क्या होगा, आपके 30 नंबर आते हैं, कभी 40, किसी के 50, किसी के 80, ये 100 की बात कर रहा हूँ, किसी के 80, किसी के 50, किसी के 60, किसी का 40 नंबर ही आता है। तो देखिए आप इससे पैनिक मत होइए। देखिए ये मॉक टेस्ट में नंबर आना क्या दिखा रहा है, मतलब दिखा ये रहा है कि आप इस जगह पे वीक हैं, इस पार्टिकुलर इस लेवल पे वीक है, इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीक है। देखिए अगर आपका मॉक कम आ रहा है तो इसका मॉक कम आने का कई रीज़न है। जैसे मान लीजिए आपने अभी तो 60% ही सिलेबस कवर किया है, तो 40% सिलेबस से जो क्वेश्चन आपके मॉक में आ रहे हैं वो तो होंगे नहीं, और जो 60% से आपके सिलेबस में आ रहे हैं तो मान लीजिए उसको आप 100% अटेम्प्ट भी करते हैं तो क्या सही होंगे? नहीं, कोई भी 100% सही क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं जिससे आपका मॉक डाउन होगा। तो आप पैनिक मत करिए, आप घबराइए मत, आप डिप्रेस्ड मत होइए, ठीक। आप क्या करिए, आप एक अलग से एक डायरी बनाइए, एक कॉपी, कोई 10-5 रुपये की मतलब कॉपी लेके आप उस पर लिखिए। क्या लिखेंगे? आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट लिखिए और जो वीक पार्ट है इसको लिखिए। अगर आप वीक पार्ट को लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिवाइड कर देंगे कि कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है। देखिए जो वीक पार्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है ऐसा मत करिए उसको छोड़ दे, उसको भी टाइम दीजिए लेकिन थोड़ा कम करिए, उसको रिवाइज करते रहिए। और जो वीक पार्ट है उसके लिए अलग से जो आप नोट बनाए हैं तो उसमें ऐड करिए। मान लीजिए हम बर्नौली थ्योरम की बात करते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल की बात करते हैं, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसमें आपके बर्नौली कॉन्सेप्ट से जो न्यूमेरिकल आए थे या जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आए थे वो आप नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करिए, आपके पास तो नोट है तो आप नोट को रिवाइज करिए और देखिए कहाँ से गलती हो रही है, ठीक। रिवाइज किया, अब देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन से डील करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट या कुछ ऐसी चीज़ें आएंगे जो आपने पढ़ाई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको अलग से नोट डाउन करेंगे, ठीक। अब देखिए अब मॉक टेस्ट की बात होगी, अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक। अब देखिए आप कहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाएं, वो तो आउटडेटेड है, वो तो पिछले साल का है। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे ताकि हम समझ पाएँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या था या क्या आएगा, और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कौन कितना थियोरेटिकल आ रहा है, कितना न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहा है, कितना डाटा बेस्ड आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पर ही पता चलेगा। तो इससे आपको पूरा एक माइंडसेट बन जाएगा कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, ठीक। और प्रीवियस ईयर को लगाइए, और जो मॉक टेस्ट लगाने का जो प्रोसेस है उसको लास्ट के मतलब 1 या 1.5 महीने में मत लगाइए, उससे आप पैनिक हो जाएंगे अगर आपका कम नंबर आएगा। मॉक टेस्ट को जैसे मैंने बताया, अगर आप 50% या 60% सिलेबस कवर है तो आप मॉक टेस्ट को लगाते रहिए। मॉक टेस्ट लगाएंगे और एनालिसिस करते रहिए और आप अपना मतलब रिवीजन करते रहिए, और जो इनकम्प्लीट सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए। देखिए बहुत से लोग हैं जो भागते रहते हैं। भागने का सेंस क्या है कि वो सोचते हैं मैं ये मटेरियल पढ़ लूँ, मैं वो मटेरियल पढ़ लूँ। तो ऐसे मत करिए। ऐसे आप अगर करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं तो एक टीचर का लेक्चर ले रहा हूँ और सेम सब्जेक्ट का अलग टीचर का भी लेक्चर ले लेता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा कंटेंट होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। सेम कंटेंट पे स्टिक रहिए, उसको बार बार पढ़िए, और कुछ उसमें कुछ नया आता है या कुछ नहीं समझ आता है तो आप उसे YouTube पे देख लीजिए, उसे गूगल सर्च कर लीजिए और उसको अपने नोट में डाउन कर लीजिए, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक। देखिए पहली बात तो ये, हमें घबराना नहीं है, हमें आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहना है। हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए, 2 दिन हम ना पढ़ें। अगर 2 दिन ना पढ़े, 3 दिन ना पढ़े तो पैनिक नहीं होना है। देखिए अगर आप पैनिक हो गए कि अरे मैंने 2 दिन तो पढ़ा नहीं, तो आप प्रेशराइज हो जाएंगे। जब प्रेशराइज हो जाएंगे तो आप और पढ़ेंगे। आप 4 घंटा से 10 घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस 10 घंटे के दौरान आप कुछ सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहेंगे। और ये प्रेशर निकलेगा कैसे? आप बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, आप परेशान हो जाएंगे, अरे मेरा नंबर इतना कम क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। जब उसे बार बार अटेम्प्ट करेंगे, प्रेशर झेलने की कैपेबिलिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिए मेन अब क्या करना है आपको, आपने सिलेबस डिकोड कर लिया, आपने
मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब फाइनल एग्जाम में जाना है। ठीक, अब फाइनल एग्जाम में जाने के लिए आप एकदम चिल रहिए। अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन पहले आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तो 2-3 दिन पहले, एग्जाम के 2 दिन पहले आप मत पढ़िए। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे 2-3 दिन पहले, तो अगर कोई भी 1-2 टॉपिक ऐसा आ गया जो आपको नया लगा, तो आप सेल्फ डाउट में चले जाएंगे कि अरे भैया, मैंने तो पूरा तैयारी किया था, यहाँ तो मुझे आ ही नहीं रहा है। तो आप सेल्फ डाउट में चले जाएंगे, आप पैनिक कर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ठीक, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आरआरबी जेई, एसएससी जेई या स्टेट एई जेई के बारे में। तो हमें पता है इसमें टेक्निकल तो आता ही है, इसमें नॉन टेक का भी भारी पोर्शन होता है। अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूँ तो उसमें जो पहला पेपर होता है CBT 1, उसमें पूरा का पूरा नॉन टेक होता है। और एसएससी जेई की बात करें तो उसमें जो CBT 1 होता है, पहला पेपर होता है, उसमें 50% नॉन टेक होता है। तो आप देखिए, आपको केवल टेक में नहीं घुसे रहना है, आपको नॉन टेक में भी टाइम देना है। CBT 1 के लिए आपको नॉन टेक में बहुत ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा नॉन टेक ही पढ़ने लग जाए, आप टेक भी पढ़िए, नॉन टेक भी पढ़िए। आपका कैचिंग पावर कैसा है, आपका टेक कैसा, नॉन टेक कैसा, उसके अकॉर्डिंग आप दिन के 2 भाग कर लीजिए। एक भाग में आप टेक पढ़िए, एक भाग में आप नॉन टेक पढ़िए। और इस तरह से आप एक मतलब संतुलित पढ़ाई करिए। मतलब एक, और इसमें क्या करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको देखना है कि कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम देना है, कहाँ मुझे रिवीजन कितना करना है।